क्वेश्चन है ये कि 2a प्लस बी एक रिएक्शन है, वो बनाती है a टू बी। रेट कांस्टेंट आपको दे दिया, आपको रेट ये दे रखी है इसकी, मतलब रेट इक्वेशन है ना वो भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है। आपको इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा इसमें बोला और आपको बोला ए की कंसंट्रेशन ये है, बी की कंसंट्रेशन ये है, मतलब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो तो ये हो गया। लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो है उसने क्या बोला, उसने ये भी बोला कि आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर, जब ए जो ए है ना इज रिड्यूस टू 0.06 मोल लीटर इनवर्स, मतलब रिड्यूस हो गया ए इतना रिड्यूस हो गया, रह गया, समझ गए ना? रिड्यूस टू इसका मतलब है इतना रह गया। क्लियर हुई क्या बात? रिड्यूस टू 0.06 मोल लीटर इनवर्स मतलब इतना ए रह गया। लेकिन सबसे पहला काम है हमें ये वाला देखना है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। देखो ध्यान देना, आपको क्वेश्चन ये पूरा दे रखा है। सबसे पहले आपको इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो हम यहां पर मैं आंसर देता हूं, ये हमें क्वेश्चन है पूरा। तो सबसे पहले आंसर लिखेंगे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट, यही तो है रेट, के ए की पावर और बी की पावर स्क्वायर। कोई डाउट है क्या इसमें? देखो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बोला है और आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो कोई सोचना ही नहीं है, ए की वैल्यू रख दो और बी की वैल्यू रख दो, मतलब रेट क्या होगी? इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। के की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10 की पावर -6, ए की वैल्यू 0.1 और बी की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर तो इसमें क्या आ गया अपने पास? 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, इसको लिख सकते हो आप 10 की पावर -1, इसको लिख सकते हो 0.04 लिख सकते हो ना, मतलब हम लिख सकते हैं इसको 0.04 को इंटू 4 इंटू 10 की पावर -2। कोई डाउट है यहां तक? आपके पास क्या 8 इंटू 10 की पावर 6, 7, 8, 9 ये आ गए रेट। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन पहला आंसर समझ में आ गया क्या? कोई डाउट है तो बोलो, इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई डाउट थोड़ी है इसमें किसी को? अब देखो जो सेकंड बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अब देखते हैं सेकंड वाला, बहुत अच्छी तरह समझना। यहां देखो, अब इसने ये बोला कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, आपको वो रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालो आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोल लीटर इनवर्स, मतलब ए रिड्यूस होने के बाद इतना रह गया। वापस बोल रहा हूं, ए रिड्यूस होने के बाद इतना रह गया। तो अब मैं रिएक्शन लिखता हूं, कहां है रिएक्शन? ये रही, क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखी है आपको, क्वेश्चन के रिएक्शन ये है, ध्यान देना। ए प्लस बी 2 है और यहां पे है ए टू बी। अब बताओ शुरू में इनिशियल में ए कितना था? देखो ए था 0.1, बी कितना था? 0.2। कोई डाउट है क्या यहाँ पे? ए दे रखा था आपको, देखो दे रखा है, और बी भी दे रखा है, ठीक है, दे रखा है। लेकिन अब इसने कहा कि आपको रेट निकालनी है जब ए रिड्यूस होके इतना रह गया, मतलब आपको अब इस टाइम पे रेट निकालनी है। कोई टाइम है? कोई भी टाइम लिख दो, मैं यहाँ पे टाइम लिख दिया मैंने, टाइम। अब आपको इस समय की रेट निकालनी है जब ए रिड्यूस हो गया 0.06। देखो ए इतना रह गया, एक बार बताओ ए इतना रह गया, रिड्यूस हो गया इतना रह गया ना, तो बताओ कितना रिड्यूस हुआ? इतना रहेगा, मतलब 0.1 में से इतना रह गया, तो आपने ये तो किया 0.1 माइनस 0.4, बताओ ये किया क्या अपन ने? ये किया क्या बताओ? हाँ, क्योंकि ये तो है 0.1 माइनस 0.04, इसमें कोई डाउट तो बोलो, जब ही तो ए इतना आया, बड़ा लिखो या दिख रहा है? ठीक है ना, बड़ा थोड़ी लिखूं इसको। अब देखो ध्यान देना, अब थोड़ा समझना बात, देखो समझने की है यहाँ पर।
आपको ये कहा ए इतना रह गया, तो ए अब इतना रह गया, ठीक है, लेकिन मुझे बताओ ए कितना रिड्यूस हुआ, इतना रहा, इस मतलब 0.1 में से आपने लेस क्या किया, 0.04। क्लियर है? अब आप यहां देखो अगर इसका 2 मोल है, वो 1 मोल से तो रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन देखो आप, इसके 2 मोल 1 मोल से रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहां लिख देता हूं मैं इस बात को। देखो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 2 मोल A रिएक्ट विथ 1 B। कोई डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन यही तो, देखो 2 मोल A B से रिएक्ट कर रहा है ना। अब आप बताओ, आपको यहां A कितना रिएक्ट किया, A किया 0.04, तो यहां क्या होगा, अगर 0.04 A रिएक्ट किससे करेगा बताओ, रिएक्ट विथ, देखो 2 अपने आधे से कर रहा है, तो ये भी अपने आधे से करेगा, मतलब कितना करेगा ये 0.02 B। ये बात आई क्या, क्लियर हुई क्या? ये लास्ट वाली लाइन क्लियर हुई क्या सभी को? यहां पर 2 मोल 1 से कर रहा है, मतलब 4 मोल होता तो 2 से करता, 6 मोल होता तो 3 से करता, तो यहां कितना रिएक्शन कर रहा है, 0.04 रिएक्शन कर रहा है, तो ये अपना आधे से रिएक्शन करेगा, मतलब A जितना है ना B उसके आधे से रिएक्शन करेगा, मतलब B उतना होगा कि A का हाफ होगा B। तो ये 1 है, A इतना रिएक्शन करा, अगर A इतना रिएक्शन करा तो B उसका हाफ रिएक्शन करेगा, तो B कितना हो गया, X का हाफ कितना है, ये कोई डाउट है क्या? तो अब आप यानी कि A जब इतना रिएक्शन करा तो B इतना रिएक्शन कर रहा है, तो इसमें से आप ये लेस भी तो करोगे, तो लेस करते हैं, क्या है 0.2 माइनस कितना 0.02, ये B के लिए है ये, तो कितना आ गया B हमारे पास आ गया 0.18। A की कंसंट्रेशन पता दे रखी थी, B की आपने निकाल ली, अब निकाल लिए रेट, तो रेट लिख लो, रेट इक्वल के A और B की पावर कितनी है, B की पावर, क्वेश्चन देखो ये रहा स्क्वायर, K कितना है, मैंने बताया था K रेट कांस्टेंट है, उस रिएक्शन में सेम होगा, रख दो वैल्यू, 2 × 10⁻⁻⁶, A कितना है, ये रहा 0.06, और B कितना है अपने पास 0.18 का स्क्वायर, इसे कैलकुलेट कर लो और आपका आंसर आ गया मोल लीटर इनवर्स। कोई डाउट थोड़ी है इसमें? नो सर। एक्टिवेशन एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट, क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी? ये रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीजर हो रही है और यहाँ पे ये एनर्जी है, ये है अपने पास रिएक्टेंट और ये गया प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट देखो, ध्यान देना, यहां कोई एक रिएक्टेंट है, मतलब एक रिएक्टेंट ऐसा है जो यहां तक पहुंच पा रहा है, एक रिएक्टेंट ऐसा है जो यहां तक पहुंच पा रहा है। तो अब मैं आपसे कहूंगा ये वाला रिएक्टेंट इस यहां तक पहुंच सकता है, क्योंकि यहां तक पहुंचना है, तो ये कोई माउंटेन है, इस माउंटेन में एक व्यक्ति यहीं पर चढ़ा और एक व्यक्ति यहां पहुंच गया, तो यहां वाला तो कूद भी जाएगा तो पहुंच जाएगा प्रोडक्ट में, यहां तो पहुंच ही जाएगा, मर जाएगा लेकिन पहुंच तो जाएगा। लेकिन यहां वाला अगर कूदता भी है तो यहीं गिरेगा, इसका मतलब है यहां तक पहुंचना जरूरी है किसी भी रिएक्टेंट का। अगर जो यहां पहुंच गया वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस एनर्जी मतलब यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी गैप है ना, उसे ही हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट के लिए वो एसेंशियल एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए। क्लियर हुआ ये? मैं लैंग्वेज अभी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, लेकिन ये क्लियर हुआ ना, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर जिस रिएक्टेंट के पास एक्टिवेशन एनर्जी जितना एनर्जी नहीं है, जैसे इसके पास नहीं है, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, तो लिखो लाइन एक्टिवेशन एनर्जी, लिखो इसमें द रिएक्टेंट, यानी कि एक मिनट वापस रिपीट कर देता हूं,
इसमें रिएक्टेंट की एसेंशियल वो एनर्जी है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होनी चाहिए। मिनिमम एनर्जी है वो जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होनी चाहिए। देखो डेफिनेशन है, द एक्सेस एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। अब सपोज करो जैसे रिएक्टेंट मान लिया आपने, रिएक्टेंट है आपके पास H2 + I2 और प्रोडक्ट है 2HI। ध्यान देना, मतलब आपके पास H है, I और I है, रिएक्शन हुई तो ये वाला बॉन्ड इस पे, ध्यान देना, यहाँ बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इस पे, मतलब H I और H, यही तो बना। देखो इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उसको डिनोट कर दिया डैश डैश से। इनके बीच का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको भी कर दिया डैश डैश से। इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक तो डैश डैश और इधर भी है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये रही टॉपिक, ये रहा TS, ट्रांजिशन स्टेट। और फिर ट्रांजिशन स्टेट में प्रोडक्ट बदलता है HI और HI। ये क्या है? प्रोडक्ट। ये रहा, देखो HI ये रहा, हो गया ना 2 प्रोडक्ट। और ये शुरुआत का क्या है? रिएक्टेंट। तो प्रश्न आता है कि ट्रांजिशन स्टेट क्या है, तो ये रही ट्रांजिशन स्टेट TS। ट्रांजिशन स्टेट हो गया हमारे पास TS। तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि रिएक्टेंट कि वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर दे ट्रांजिशन स्टेट में, उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। यह भी हम बोल सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट होता क्या है समझना। ट्रांजिशन स्टेट वो इंटरमीडिएट है जो बहुत फास्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। फास्ट क्यों होता है वो भी समझो। देखो यहाँ जैसे आप किसी पहाड़ पे गए, हम किसी माउंटेन पर गए तो वहां पर चढ़ गए अपन, लेकिन ये तो नहीं है कि वहीं रह जाएंगे, हम वहां पर तो रहेंगे नहीं। इसका मतलब हम वापस उतरेंगे या तो यहाँ या यहाँ। तो इससे कहने का मतलब है जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो अनस्टेबल है। हम जब किसी माउंटेन पर गए तो हम वहाँ पे अनस्टेबल है क्योंकि हम वहाँ पर रुके नहीं रहेंगे, कुछ समय बाद हम जाएंगे। तो यहाँ कहेंगे हम, इंपॉर्टेंट बात है, ट्रांजिशन स्टेट कैसी होती है? अनस्टेबल। और क्यों होती है अनस्टेबल वो भी समझ लो कि इसकी एनर्जी क्या होती है, देखो मैक्सिमम। मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी है। और एक बात ध्यान रखना, जिसकी मैक्सिमम एनर्जी हाई होती है, यानी जिसकी एनर्जी हाई होती है, वो हर चीज अनस्टेबल होती है। जैसे एक आपके पास गरम, ये जैसे रोड है, ये रोड तो मैंने ले लिया ऐसे, और ये रोड को मैंने बहुत गर्म कर दिया, दोनों को मैंने रख दिया। फिर मैंने कहा इनमें से अनस्टेबल कौन है, तो आप बोलोगे सर गर्म वाली, क्योंकि गर्म वाली की एनर्जी हाई है, थोड़ी देर बाद वो अपने रूम टेम्परेचर के बराबर आ जाएगी। और ये पहले भी रूम टेम्परेचर के बराबर थी, अभी भी है, तो ये स्टेबल है। तो हमेशा हाई एनर्जी वाला अनस्टेबल होता है। आपसे कहा कि आपको चलना है 10 घंटे तक, और एक व्यक्ति से कहा कि आपको दौड़ना है 10 होवर तक, 10 घंटे तक, तो आप देखोगे आप चल तो सकते हो मेहनत करके 10 घंटे, लेकिन दौड़ नहीं सकते, क्योंकि हम जहां हाई एनर्जी पे पहुंचे, दौड़ने का मतलब है हाई एनर्जी। अगर हम हाई एनर्जी पे पहुंच गए तो हम उसे कंटिन्यूअस नहीं रख सकते, उसको दौड़ नहीं सकते हम कंटिन्यूअस। तो हाई एनर्जी का यही है, जिसकी हाई एनर्जी होती है नॉर्मली वो अनस्टेबल होता है। तो हाई एनर्जी वाला हमेशा अनस्टेबल होता है नॉर्मली, आप ये ध्यान रखना। इस कर्व को बना लो आप। तो इसमें अब एक और बात आती है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाए, मतलब कम हो जाए, जो पहले बताया था मैंने, अब मत बनाना, वो समझने के लिए। ये है मान लो एक्टिवेशन एनर्जी ये, तो जो रिएक्टेंट पहले पहुंच नहीं रहा था वो आसानी से पहुंच जाएगा। कैटलिस्ट वाले में बताया था, तो ये मत बनाना छोटा वाला। तो इससे क्या नहीं मतलब है एक्टिवेशन, हाँ बिल्कुल, बस एक्टिवेशन एनर्जी अगर डाउन हो जाती है तो रिएक्शन फास्ट होएगी और मैक्सिमम रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ आप लिख सकते हो एक फॉर्मूला जो हमारे काम आएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इनवर्स होती है। नोट कर लो इसे, रेट ऑफ रिएक्शन के इनवर्स होती है। ठीक है,
अब समझना बात। और ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो बिटवीन जो बनता है ना इंटरमीडिएट, जिसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, जो अनस्टेबल होता है, वही हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट स्टेट होती है। ठीक है, अब एक कर्व आता है, ये ध्यान देना, ये है एक, तो ये है, ध्यान रखना इस तरह के आता है कंपटीशन में कर्व। दूसरा कर्व आता है ये, ये दो कर्व आ गए। यहां पर क्या एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो आप बोलोगे सर ये है, ये चलो ये लिख दिया मैंने। यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो आप बोलोगे यहां से, तो यहां से, यही तो है ये। ठीक है, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, ये एनर्जी है, यहां पर भी एनर्जी है। सबसे पहला काम है, आपको बोला कि यहाँ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कर्व बताना है। सबसे पहले एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जो हीट को क्या करे, रिमूव करे, और एक होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है? जो एनर्जी या हीट को क्या करे, एब्जॉर्ब करे। देखो एक बात ध्यान देना, समझना बहुत अच्छी तरह। आपके पास एक बीकर है, गर्म वाटर है, हॉट वाटर। आपने कुछ टाइम इसको रख दिया, फ्यू टाइम, कुछ समय के लिए आपने इसे रख दिया, ये हो जाएगा नॉर्मल वाटर। समझना बात। यहां पर हॉट वाटर में H1 था, यहां है H2। देखो H का मतलब यहां पे एंथैल्पी है। एक बात ध्यान देना, एंथैल्पी मतलब आप हीट से समझो भी, हीट मतलब एनर्जी। इन दोनों में किसकी एनर्जी हाई है? क्लियर है क्या बात? इसकी ज्यादा है, जो ज्यादा गर्म है उसकी एनर्जी हाई है, तो यहां इसकी एनर्जी हाई है, तो मैं आपसे कहता हूं डेल H क्या होता है, तो आप बोलोगे H2 माइनस H1, मतलब डेल H क्या आ गया, नेगेटिव। क्लियर हुई क्या बात? नेगेटिव क्यों आया, क्लियर हुई क्या बात? हाँ, H2 माइनस H1 डिफरेंस होता है, वो लास्ट में से पहले वाले को डिफरेंस करते हैं, तो लास्ट का H2 है और ये H1 है, ये माइनस नेगेटिव क्यों आया, क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो हॉट वाटर है, हॉट वाटर क्यों नॉर्मल वाटर में बदल रहा है कुछ समय बाद? क्योंकि ये अपनी एनर्जी निकाल रहा है ना, और जो एनर्जी निकालता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। मतलब ये क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक समझ में आ गए? तो हमें एक बात पता लग गई, एक्सोथर्मिक के लिए डेल H की वैल्यू नेगेटिव होती है, और एक्सोथर्मिक के लिए जो कंडीशन होती है ना, उसका उल्टा होता है एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक के लिए डेल H की वैल्यू क्या होती है, एंडोथर्मिक के लिए डेल H की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। याद रहेगा दोनों बातें, और मैंने यहां पे समझा भी दिया आपको क्यों होता है ऐसा। क्या दोनों बातें क्लियर है? अब आप बताओ, यहां है H1, समझना बहुत अच्छी तरह, H1, और यहां है H2, तो ज्यादा कौन है, H1 ज्यादा है H2? H1 ऊपर की तरफ है तो H1 ही ज्यादा है, तो डेल H क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब ये कौन सा कर्व है, ये है एक्सोथर्मिक का। क्लियर हुई क्या बात? ये वाला कर्व, ये वाला कर्व एक्सोथर्मिक का। क्लियर हुआ क्या? अब इस पे आओ, ये H1 है रिएक्टेंट और ये H2 है, ज्यादा कौन है, H2 हाई है H1 से, मतलब डेल H क्या होगा, क्या डेल H पॉजिटिव आएगा? और डेल H अगर पॉजिटिव आएगा तो कौन सा कर्व है, एंडो। मतलब ये कर्व किसको डिनोट करता है, तो एंडोथर्मिक का कर्व ऐसे बनाएगा, ध्यान रखना कंपटीशन में। ये देखो, ये इस तरह से, समझ रहे हो ना? हाँ बोलो। पानी